एक कैफे के अंदर एक करोड़पति लड़का जो कि कॉफ़ी पी रहा था, तभी अचानक से वहां पर एक जवान और खूबसूरत लड़की आती है और उसके पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगती है। इसके बाद जो वह करोड़पति लड़का होता है वो उससे मना करता है और मना करके वहां से उसे अपने पैर छुड़ाकर वापस चला जाता है। अब इस बात को देखकर कैफ़े के अंदर जितने भी आदमी थे वो तरह तरह की बातें उस करोड़पति लड़के के बारे में बनाने लगते हैं। कोई कहता है कि कितना घमंडी है, लड़की को जरा भी नहीं देखा और ये पैर पकड़कर माफ़ी मांग रही थी और ऐसे ही छोड़कर चला गया। लेकिन वहीं पर उस कैफे के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो लोग जानते थे कि इस लड़की ने इस लड़के के साथ क्या किया है। इसके बाद वो लोग उन लोगों को असलियत बता देते हैं और जब असलियत सभी के सामने आती है तो सभी लोग लड़के की वाहवाही करने लगते हैं और लड़की को धुतकारने लगते हैं। कौन थी वह लड़की और क्या किया था उसने उस करोड़पति लड़के के साथ, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के अंदर एक बड़ा ही अमीर परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं, एक उनका लड़का है और एक उनकी लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है। उसके पति का नाम अशोक है और अशोक एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे से काम किया करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। करोड़पति व्यक्ति के लड़के का नाम होता है विवेक। विवेक जो कि फिलहाल शादी के योग हो गया है और अपने पिता के बिजनेस में उसका हाथ बटाया करता है। तभी एक दिन अचानक से उसका जो जीजा होता है जिसका नाम अशोक होता है वह वहां पर अपनी पत्नी यानी कि विवेक की बहन के साथ आता है और वहां पर अपने ससुर जी से उसके बेटे की शादी की बात करने लगता है। कहता है कि पिताजी, अब जो विवेक है वो शादी के योग हो गया है तो क्यों ना अब आप इसकी शादी करा दें। इस बात को सुनकर जो विवेक के पिता होते हैं वो अपने दामाद से कहने लगते हैं कि हाँ बेटा, सोच तो मैं भी रही रहा हूँ लेकिन कोई अच्छी सी लड़की मेरी निगाह में नहीं है। तो इसके बाद जो उनका दामाद होता है वह उन्हें बताता है कि अच्छी सी लड़की मेरे निगाह में है, वो मेरी कंपनी में काम किया करती है और सुंदर है, सुशील है और घर गृहस्थी के सारे नियम उसे पता हैं। अगर आप उसे अपने घर की बहू बना लोगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। इस बात को सुनकर जो ससुर होता है वह भी दामाद की बात से सहमत होता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, एक दिन चलकर लड़की को देख लेते हैं और अगर लड़की पसंद आती है तो रिश्ता पक्का ही कर देंगे। यह बात कहकर ससुर ने अपने दामाद से हामी भर ली थी और इसके कुछ ही दिनों बाद जो दामाद होता है उस लड़की की मुलाकात उस परिवार से करा देता है। जैसे पूरा परिवार उस लड़की को देखता है तो लड़की देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती को देखकर जो विवेक होता है वह भी शादी के लिए झट से हामी भर लेता है। बाकी सभी चीजों की गारंटी दामाद ने ले ली थी तो परिवार को कोई भी दिक्कत नहीं थी और उसके बाद उन दोनों की शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया जाता है। शादी का मुहूर्त निकल गया था और लगभग अब से 20 दिन बाद की डेट रखी जाती है। जैसे ये बात विवेक के दोस्तों को पता चलती है कि उनके दोस्त की शादी होने वाली है तो उसके बाद वो उसे पार्टी देने के लिए कहने लगते हैं। अब जो विवेक होता है वह भी अपने दोस्तों की भावना को समझता है और समझने के बाद उन्हें पार्टी देने के लिए एक 5 स्टार होटल में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वो लोग पार्टी करने लगते हैं। तभी अचानक से उसका एक दोस्त मनोज उससे कहने लगता है कि यार, शादी तो तू कर रहा है लेकिन भाभी का फोटो तो तूने हमें दिखाया ही नहीं। तो इस बात को सुनकर विवेक कहने लगता है कि अरे भाई, तुम बड़े परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं, अभी दिखा देता हूँ, फोटो मेरे फोन में ही है। इसके बाद विवेक अपने फोन में से उस फोटो को उन लोगों को दिखा देता है। लेकिन जैसे ही उसका वो दोस्त मनोज उस फोटो को देखता है तो देखते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। दरअसल उस लड़की जिसका नाम अंजलि था उसको उसने कई बार अलग अलग लोगों के साथ देखा था और वो लोग ज्यादातर उसके बॉयफ्रेंड हुआ करते थे और इस वजह से यह प्रूफ हो रहा था कि जिस लड़की से उसका दोस्त शादी करने जा रहा है वह कैरेक्टरलेस है। इसके बाद वह अपने दोस्त को पहले तो कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब उसका दोस्त उतरा हुआ चेहरा देखता है तो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ इस लड़की के बारे में से पता है। तो उसके बाद वह उसे पूछने लगता है, लेकिन जब मनोज मना करने लगता है तो वह उसे वहां से उठाकर एक अलग साइड में ले जाता है और वहां पर जाकर उससे पूछता है कि भाई बात क्या है, जब से तूने तेरी भाभी का फोटो देखा है तो तेरा चेहरा एकदम से उतर गया है। इसके बाद जो मनोज होता है वह ना चाहते हुए भी उसकी होने वाली पत्नी की पूरी के पूरी करतूत उसे बता देता है और कहता है कि भाई, इससे शादी करने से पहले क्या तूने कोई जांच पड़ताल की है। तो वो बताता है कि नहीं यार, जांच पड़ताल तो मैंने नहीं की है, लेकिन जो कुछ तुम कह रहे हो मुझे उस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये रिश्ता मेरे जीजा ने ढूंढा है और मेरे जीजा मेरे लिए गलत रिश्ता क्यों ढूंढेंगे। इस बात को सुनकर जो मनोज होता है वो चुप सा रह जाता है, लेकिन तभी विवेक से कहने लगता है कि ठीक है भाई,
हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन शादी से पहले एक बार इस लड़की की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करा ले, क्योंकि ये जिंदगी भर का सवाल है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर क्या करेगा। यह बात सुनकर जो विवेक होता है, पहले तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब दोस्त कहता है तो वह भी एक बार इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। इसके बाद वह अपने दोस्त मनोज से पूछने लगता है कि अब मैं इसकी जांच पड़ताल कैसे कराऊं, शादी को तो कुल 15 ही दिन रह गए हैं और 15 दिन में भला इसकी जांच पड़ताल कैसे होगी। तो वो कहने लगता है कि तू चिंता मत कर, मेरी जानकारी का एक अच्छा सा डिटेक्टिव है और वो प्राइवेट डिटेक्टिव है, वो तुम्हारी इसमें मदद कर देगा। पैसे तो लगेंगे, लेकिन इस लड़की की पूरी जन्म कुंडली वो 15 दिन के अंदर तुम्हें निकाल कर दे सकता है। इसके बाद जो मनोज होता है वह विवेक को लेकर उस डिटेक्टिव के पास चला जाता है और वहां जाने के बाद उसे अपनी पूरी कंडीशन बताता है। जब डिटेक्टिव सुनता है कि 15 दिन शादी को रह रहे हैं और 15 दिन पहले ये अपनी पत्नी की जांच पड़ताल निकलवाने के लिए आया है, तो उसके बाद पहले तो डिटेक्टिव मना कर देता है। कहता है कि भाई मैं इंसान हूं, कोई मशीन नहीं, और मुझे टाइम लगता है इन सब चीज़ों को देखने में। तभी जो विवेक होता है वो उनसे कहने लगता है कि देखिए ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है और आपको कैसे भी करके 15 दिन के अंदर मेरी पत्नी की जन्म कुंडली निकालनी होगी। अगर कहीं लड़की सच में ही गलत हुई तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और अब जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। आप पैसों की चिंता मत करो, अगर आपको किसी और को बुलाना है, कोई आपका साथी हो तो उसे भी बुला लीजिए, लेकिन इस लड़की की जन्म कुंडली मुझे निकाल कर दे दो। इसके बाद डिटेक्टिव थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद इस केस को अपने हाथ में ले लेता है। डिटेक्टिव ने विवेक से कहा था कि ये मेरा नंबर ले जाओ और एक नया फ़ोन खरीद के, नई सिम खरीद के मुझ पर फ़ोन कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे प्राइवेट नंबर पर मैं फ़ोन करूं और तुम कहीं बिजी हो। जब भी ये फ़ोन तुम्हारा मेरा नंबर से बचे तो तुरंत इसको उठाना, मैं तुम्हें तुरंत इस लड़की के बारे में बताता रहूँगा। विवेक भी ऐसा ही करता है, एक नया फ़ोन लेता है, नई सिम लेता है और उस सिम से डिटेक्टिव साहब के पास फ़ोन कर देता है। डिटेक्टिव उस नंबर को सेव कर लेता है और इसके बाद अब काम स्टार्ट होता है जांच पड़ताल का। जांच पड़ताल के दौरान डिटेक्टिव को पूरी डिटेल मिल गई थी और उसके बाद डिटेक्टिव के आदमी और डिटेक्टिव खुद मिलकर इस केस पर काम करते हैं। और दूसरे दिन अचानक से डिटेक्टिव को पता चलता है कि जिस लड़की से इस लड़के की शादी होने वाली है वह यहाँ पर अपने किसी सीनियर के साथ एक कैफे में बैठी हुई है और उससे हंस हंस के बात कर रही है और वो दोनों एक दूसरे को अलग तरह से छू भी रहे हैं। ये छूना नॉर्मल नहीं था जैसे एक सीनियर जूनियर का हुआ करता है, इसमें कुछ अलग बात थी, क्योंकि डिटेक्टिव ने ऐसे बहुत सारे केस देखे थे और इसी वजह से उसके एक्सपीरियंस के आधार पर वह ये सब कुछ कह सकता था। इसके बाद वह फौरन विवेक को फोन मिलाता है और उससे कहता है कि ऐसा करो, सबसे पहले अपनी मंगेतर के पास फोन करो और उससे पूछो कि तुम कहाँ हो। इसके बाद जो विवेक होता है वह अपनी मंगेतर के पास फ़ोन मिलाता है, लेकिन वह पहली बार में फ़ोन नहीं उठाती है। वह डिटेक्टिव को बताता है कि डिटेक्टिव साहब उसने फ़ोन नहीं उठाया है, तो वो कहता है कि दोबारा से करो और उससे पूछो कि तुम फिलहाल कहाँ हो। तो इसके बाद जो विवेक होता है दोबारा से अपनी मंगेतर अंजलि के पास फ़ोन मिलाता है और जैसे इस बार अंजलि विवेक का फ़ोन देखती है तो एकदम से उसे गुस्सा सा आ जाता है और फ़ोन उठाकर वह विवेक पर डांट लगाने लगती है। कहती है कि मैं यहाँ पर एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ और तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब किए जा रहे हो, अब के बाद मुझे फ़ोन मत करना। यह बात जो विवेक होता है वह डिटेक्टिव को बताता है कि ऐसा ऐसा कह रही है, लेकिन उतनी देर में जो डिटेक्टिव होता है उन दोनों का एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर विवेक के पास भेज देता है। कहता है कि देख लो, टाइम और डेट भी देख लो और ये अभी अभी का वीडियो है। तुम्हारी जो मंगेतर है वो फिलहाल तुमसे झूठ बोल रही है और ये जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है इससे ये सीनियर जूनियर ना होकर कुछ अलग ही तरह से बात कर रही है, मानो ये इसका प्रेमी हो। जैसे विवेक उस वीडियो को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके साथ में जो लड़का था वह और कोई नहीं, उसका सगा जीजा था, जिसके बारे में डिटेक्टिव बता रहा था कि ये इसका सीनियर जूनियर ना होकर इससे भी ज़्यादा कुछ है। यानी कि डिटेक्टिव का सीधा सीधा कहना था कि ये इसका प्रेमी है और इसके साथ बैठकर ये आराम कर रही है और जब तुम्हारा फ़ोन आया है तो तुम्हें धमका दिया है। विवेक को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वह डिटेक्टिव से उस जगह की लोकेशन मांगता है और फौरन से वहां पर डिटेक्टिव के पास आ जाता है। डिटेक्टिव एक ऐसी जगह पर बैठा हुआ था जहां से अंजलि उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह अंजलि को दिखाई नहीं दे रहा था। जब विवेक वहां पर आ जाता है तो विवेक भी वहीं से अंजलि और अपने जीजा को एक साथ बैठा हुआ देखता है और उनके बैठने के तरीके से और एक दूसरे से बात करने के तरीके से और एक दूसरे को छूने के तरीके से विवेक को भी समझने में देर नहीं लगती है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। इसके बाद जो विवेक होता है डिटेक्टिव साहब को बता देता है कि सामने जो बैठा है ये और कोई नहीं, मेरा जीजा है और इसी ने इस रिश्ते को मेरे लिए बताया था। यह बात सुनकर डिटेक्टिव का माथा खनक जाता है और वह इस बात को कुछ और ही सोचने लगता है। वह सोचता है कि अगर जीजा ने रिश्ता बताया है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर मसला है और ये कहीं ना कहीं कर इसकी प्रॉपर्टी को कम करना चाहता है। इसी वजह से विवेक तो वहीं पर जाना चाहता था, लेकिन डिटेक्टिव उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि इस
इसमें तुम बुरे फंस सकते हो। अगर तुमने फिलहाल शादी से 15 दिन पहले कुछ अलग बात कर दी तो उसके बाद ये लोग तुम पर केस भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम्हारे पास कोई भी सबूत इस बात का नहीं है। इसके बाद जो विवेक होता है वह डिटेक्टिव से कहता है कि फिर बताइए मुझे क्या करना होगा। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुमने मुझ पर विश्वास किया ना, तो मैं तुम्हारी नैया को पार लगाऊंगा और दूध का दूध और पानी का पानी करके तुम्हें दूंगा। इसके बाद जो विवेक होता है डिटेक्टिव पर विश्वास करता है, और उसके बाद जो डिटेक्टिव होता है अच्छी तरह से उसकी होने वाली पत्नी यानी कि अंजलि की जांच पड़ताल करता है। और जांच पड़ताल के बाद यह बात क्लियर हो जाती है कि अंजलि और उसके जीजा अशोक के अवैध प्रेम प्रसंग है, और इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से होटल में मिलने के लिए भी जाया करते हैं। डिटेक्टिव ने विवेक को यह सब कुछ बता दिया था, और इसके बाद जो विवेक होता है वह अपने घर वालों से बात करने के लिए कहता है, लेकिन जो डिटेक्टिव साहब होते हैं वह उससे साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसे नहीं, मैं अपने आप बता दूंगा जब तुम्हें घर वालों से बात करनी होगी। विवेक कहने लगता है कि शादी नजदीक आ रही है और बाद में कोई दिक्कत हो गई तो डिटेक्टिव कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये हमारा रोज का काम है और हम इसी काम के पैसे लेते हैं। इसके बाद जब शादी को 4 दिन रह जाते हैं तो 4 दिन पहले अचानक से डिटेक्टिव को पता चलता है कि जो विवेक का जीजा है और उसकी मंगेतर है वो दोनों के दोनों एक होटल में रूम बुक किए हैं और पूरी रात भर वो इसी होटल के अंदर रहेंगे। जब यह बात पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद वह विवेक के पास फोन करता है और उससे कहता है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना और इसी बात को करना। वो पूछता है कि बताइए मुझे क्या करना होगा। तो वो कहता है कि ऐसा करो, अपने माता पिता और अपने कुछ दोस्तों को पहले तो इस होटल में लाकर एक कमरे में ठहरा दो, और उसके बाद जो तुम्हारे सास ससुर हैं और जो तुम्हारा साला है उन सभी को गाड़ी में बिठाकर यहाँ पर ले आओ फलाने होटल में, और यहीं पर आकर मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारी जो मंगेतर है वो तुम्हारे जीजा के साथ इसी होटल में है और आज मौका है उनको रंगे हाथों पकड़ने का। इसके बाद जो विवेक होता है पहले तो अपने माता पिता और अपने कुछ दोस्तों को वहीं होटल में कमरा लेकर ठहरा देता है। जब माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, तो फिलहाल वह उन्हें कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि आपके लिए एक सरप्राइज है, उस सरप्राइज को देखने के बाद ही मैं आपसे बात करूंगा। माता पिता भी चुपचाप रह जाते हैं और उसने साफ साफ बोल दिया था कि इस बात की खबर किसी को भी ना लगे और तुम लोग किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगे कि तुम फिलहाल कहां पर हो। माता पिता चुपचाप रूम के अंदर बैठे रहते हैं। इधर जो विवेक होता है वहां से सीधा अपनी ससुराल चला जाता है और वहां पर दरवाजा खटखटाकर अपने ससुर को बाहर बुलाता है। जब ससुर बाहर आता है तो वो विवेक को देखकर पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि शादी को 4 दिन बचे हैं और लड़का उनके पास किस लिए आया है। यह बात सोचकर वह थोड़े से परेशान होते हैं, लेकिन तभी विवेक कहता है कि आप चिंता मत करो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है और बात करने के लिए आपको मेरे साथ गाड़ी में बैठना होगा। इसके बाद जो विवेक का होने वाला ससुर होता है वह उसके साथ चलने लगता है, लेकिन तभी जो विवेक होता है अपनी सास और अपने साले को वहां पर बुला लेता है और उन सभी को गाड़ी में बैठने के लिए कहने लगता है। कहता है कि तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है और उस सरप्राइज को मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। इसके बाद उसके सास ससुर और उसका साला गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे वो गाड़ी में बैठते हैं तो उससे पहले जो विवेक होता है उन सभी के फोन ले लेता है और कहता है कि फोन की आपको जरूरत नहीं है। अब वो लोग इस बात को देखकर थोड़े से परेशान तो होते हैं, लेकिन विवेक कह देता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, मैं आपके साथ कुछ गलत भला क्या करूंगा। इसके बाद वो लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं और विवेक के साथ चलने लगते हैं। कहीं ना कहीं जो अंजलि का पिता होता है उसे इस बात की भनक लग गई थी। जब रास्ता उस होटल की तरफ जा रहा था तो वह एकदम से समझ जाता है, लेकिन फिलहाल वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि विवेक खुद गाड़ी चला रहा है और वो लोग उसके साथ बैठकर वहां पर जा रहे हैं और ना ही उनके पास कोई फोन है। वह बहाने लगाकर गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन विवेक मना कर देता है और उसके बाद उन सभी को लेकर वहां से उस होटल में चला जाता है। वहां पर डिटेक्टिव साहब भी होते हैं और जैसे डिटेक्टिव साहब को लड़की का पिता देखता है तो एकदम से उसकी शक्ल उसे जानी पहचानी लगती है, लेकिन अच्छी तरह से वह उसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि इसकी जांच पड़ताल करने के लिए कई बार डिटेक्टिव साहब इस लड़की के पिता के सामने भी आ गए थे, तो इसी वजह से वो शक्ल उन्हें जानी पहचानी सी लग रही थी। इसके बाद जो विवेक होता है डिटेक्टिव साहब से पूछता है कि बताइए अब हमें क्या करना होगा। यहाँ पर डिटेक्टिव साहब की पूरी टीम थी और इसके बाद वह सीधा वहां से रिसेप्शन पर जाते हैं और रिसेप्शन पर जाने के बाद उन लोगों से कहने लगते हैं, देखिए आपके इस होटल में हमारे कुछ जानने वाले हैं जिनका आज बर्थडे है और हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अब इतने सारे लोगों को जब रिसेप्शन वाले देखते हैं तो वह भी समझ जाते हैं कि हो सकता है ये लोग सही कह रहे हों। उसके बाद वह उनसे कहता है कि ठीक है, ये सरप्राइज पार्टी है और आपको बिल्कुल भी उन्हें नहीं बताना है कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, बस आप एक बार से उनका दरवाजा खुलवा दीजिए।
रात के तकरीबन 1 बज चुके थे और रात के 1 बजे सभी लोग मिलकर वहां पर मैनेजर के साथ उस रूम के सामने खड़े हो जाते हैं। मैनेजर साहब उस दरवाजे को खुलवाता है रूम सर्विस बोलकर, लेकिन उतनी ही देर में अंदर से जो विवेक का जीजा होता है अशोक, वह भद्दी सी गालियां देते हुए दरवाजा खोलता है और उसने ज्यादा कपड़े नहीं पहन रखे थे। इसके बाद जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुलता है तो उसके बाद जो डिटेक्टिव होता है वह और उसकी पूरी टीम और साथ में विवेक और विवेक का परिवार और अंजलि का परिवार भी वहां पर उस कमरे के अंदर घुस जाते हैं और अंदर का नजारा देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। डिटेक्टिव साहब ने अपने सभी लड़कों को वीडियो बनाने का आदेश दे दिया था, तो वो सभी लोग अपने कैमरा ऑन करके उस रूम के अंदर घुस गए थे। लेकिन तभी जो अंजलि का पिता होता है वह डिटेक्टिव साहब के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि आप कैमरा बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर मेरी बेटी की बदनामी हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसके बाद लड़की की हालत को देखते हुए डिटेक्टिव साहब मामले को समझते हैं और अपनी सभी टीम के कैमरे बंद करा देते हैं। जैसे सभी लोगों के सामने पूरा मामला आता है तो यहाँ पर जो विवेक के माता पिता होते हैं तो उन्हें अपने दामाद की सारी करतूत पता चल गई थी और उन्हें सब कुछ साफ हो गया था कि ये हो क्या रहा था और ये हमारे साथ करना क्या चाह रहा था। इसके बाद जो विवेक के पिता होते हैं वो अपने दामाद को बुरी तरह से धमकाते हैं। इधर जो अशोक होता है उसका सर भी नीचे की तरफ हो गया था जब पूरा परिवार वहां पर होता है और जो अंजलि होती है वह बिस्तर में सिमटी सी बैठी हुई थी। इसके बाद विवेक के पिता वहीं पर रिश्ता तोड़ देते हैं और कहते हैं कि ऐसी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे बेटे से शादी कर रही है। ऐसा कहकर उन्होंने मना कर दिया था और यहाँ पर जो अंजलि के माता पिता होते हैं वह भी इस बात के लिए एग्री हो गए थे कि ठीक है, आप लोग बेशक से शादी मत करना, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो लोग वहां से वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर यह बात जैसे विवेक की बहन को पता चलती है तो वह भी अपने पति से लड़ाई करके अपने बच्चों के साथ अपने पिता के घर आ जाती है। अब उन लोगों ने घर आकर चैन की सांस ही ली थी। 2 दिन ही बीते थे, लेकिन तभी अचानक से उन्हें पता चलता है कि लड़की वालों ने उनके ऊपर केस कर दिया है और उन्होंने दहेज के लिए केस किया है। अब ये केस सुनकर एकदम से जो विवेक होता है उसके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद वह डिटेक्टिव साहब के पास फोन करता है। जब डिटेक्टिव इस बात को सुनता है तो फोन पर ही हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है और इसी वजह से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस केस को जल्द से जल्द कोर्ट में जाने दो और कोर्ट में जाकर मैं अपने आप देख लूंगा। इसके बाद विवेक डिटेक्टिव के कहे अनुसार इस केस को कोर्ट तक ले जाता है और कोर्ट में जाने के बाद दोनों वकील एक दूसरे से दलीलें दे रहे थे और अपने अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से डिटेक्टिव साहब की एंट्री होती है और वह कोर्ट में आकर सारी सच्चाई सभी के सामने बता देते हैं। कहते कि इस तरह से ये लड़की कैरेक्टरलेस है और मेरे पास मेरा क्लाइंट आया था और उन्होंने जब इसकी जासूसी करने के लिए कहा तो मैंने अच्छी तरह से जासूसी की और मैंने रंगे हाथों इनको पकड़ा था। होटल के अंदर सारा कुछ सबूत मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हो तो वहां से भी देख सकते हो, लेकिन उससे भी आसान मैंने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रखा है और वो सारा वीडियो मेरे पास स्टोर है। अब ये बात जैसे अंजलि के घर वाले सुनते हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो पैसे ऐंठने के लिए इनसे केस गिरा था, लेकिन यहां पर उनकी बाजी उल्टी ही पड़ गई थी। वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कोर्ट के अंदर उनके मायूस चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जो जज साहब होते हैं वह वीडियो को पेश करने की कहते हैं, तो जो डिटेक्टिव होता है उस वीडियो को पेश करता है, जो वीडियो उसने अपने चश्मे वाले कैमरे से बनाई थी, क्योंकि डिटेक्टिव साहब को पता था कि ऐसे मामले में ऐसा ही हुआ करता है। तो इसी वजह से उन्होंने सारे कैमरे तो बंद करा दिए थे, लेकिन चश्मे वाला कैमरा उन्होंने ऑन रख रखा था और उसकी वीडियो भी उसके बाद ही उन्होंने देखी थी जब उसे पता चल गया था कि लड़के के ऊपर केस हो गया है। जैसे वो वीडियो जज साहब के सामने आती है तो यहां पर पूरा मामला समझ में आ जाता है कि यह मामला दहेज का नहीं है, लड़की कैरेक्टरलेस थी, तो इसी वजह से इन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया है। और वैसे भी विवेक जो होता है वो करोड़पति था, तो उनके पास पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद वहां से विवेक को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और विवेक वापस से अपने घर में आकर रहने लगता है। माता पिता अपने बेटे को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि वाह बेटा, बड़ा ही अच्छा हुआ। और इसके बाद 2 दिन ऐसे बीत जाते हैं। 2 दिन बाद एक दिन जो विवेक होता है वह एक कॉफी कैफे में बैठा हुआ था और वहां पर तभी अचानक से जो अंजलि होती है वह आकर उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि विवेक, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विवेक जो उसके चेहरे को तो पहचान चुका था, लेकिन जब से उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था तो विवेक मन ही मन उसे प्यार करने लगा था। इस बात को सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन आंखों से आंसू टपकने से पहले वो वहां से उठकर उससे मना करके चला जाता है। यह सब कुछ कॉफी कैफे में बैठे हुए कुछ और लोग देख लेते हैं, जिनमें से कुछ को तो विवेक और अंजलि की पूरी कहानी पता थी, लेकिन कुछ को नहीं पता थी। जिनको नहीं पता थी वो लोग विवेक के बारे में गलत गलत बातें कहने लगते हैं, लेकिन जैसे ही
वो लोग इन्हें ये बात बताते हैं तो वो लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा किया, ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अंजलि का दोबारा आने का कारण यही था कि वह चाहती थी कि अगर करोड़पति घर में शादी हो गई तो अच्छे से जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि विवेक उसे पसंद कर चुका है और इसी वजह से वह ऐसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन विवेक उसे माफ नहीं करता है और वहां से वापस चला जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगे हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अच्छे कमेंट भेजकर। सबसे पहला नाम आता है विजय सर का। विजय सर आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है शकुंतला देवी का। शकुंतला देवी जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है उमेश यादव जी का। उमेश यादव जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा नाम आता है रामलाल जी का। रामलाल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। बाकी जिन लोगों के नाम नहीं ले पाया हूं वो लोग बुरा ना माने, हमें इस तरह से मोटिवेट करते रहे। आने वाली किसी वीडियो में आपका नाम भी आ जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।